भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति की बैठक लखनऊ में हुई संपन्न। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि निकाय चुनाव में भाजपा की जीत है सुनिश्चित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन को किया संबोधित। कहा केंद्र और राज्यों की सुरक्षा एजेंसियों के बीच तालमेल है जरूरी। राष्ट्रनायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी जयंती पर आज देश दे रहा है भावभीनी श्रद्धांजलि। पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जा रहा नेताजी का जन्मदिन। प्रदेश में मौसम ने बदली करवट। ठंड के साथ बारिश के भी बने आसार। मौसम विभाग ने आने वाले 6-7 दिनों तक हल्की से तेज बारिश और बदली की जताई है संभावना। और उन्नाव में भीषण सड़क हादसे में तेज रफ्तार डंपर ने ली 6 लोगों की जान। कानपुर लखनऊ हाईवे के किनारे खड़े मां बेटी और एक अन्य युवक को कुचलने के बाद मारुति कार मारी टक्कर। और अब खबरें विस्तार से। राजधानी लखनऊ में कल भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक संपन्न हुई, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान कार्यकर्ताओं से निकाय चुनाव में भाजपा की जीत सुनिश्चित करने का आह्वान किया। जहां मुख्यमंत्री ने प्रदेश कार्य समिति बैठक का उद्घाटन करने के बाद कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिखाए हुए मार्ग पर चलते हुए 2/3 बहुमत के बाद यूपी में पहली बार किसी ने 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर दोबारा सरकार बनाई है। उन्होंने कहा कि उन्हें विजेता के भाव से आगे बढ़ना चाहिए और भाजपा का विजय रथ बरकरार रखना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट आते ही प्रदेश के 762 नए नगर निकायों में चुनाव की घोषणा हो जाएगी। उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र में कार्यकर्ताओं को अपने सामर्थ्य और कुशलता का परिचय देना चाहिए। ये पहली बार हो रहा है कि दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें जब कोरोना जैसी महामारी के सामने पस्त हैं, तब सबसे तीव्र अर्थव्यवस्था के रूप में भारत लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षण करते हुए आगे बढ़ रहा है। दुनिया कौतूहल और आश्चर्य की निगाहों से देख रही है। जहां भी दुनिया के अंदर संकट आ रहा है, लोगों की आशाएं प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर, हर व्यक्ति इस बात के साथ कि जो नारा 2019 में लगा था भारत के अंदर कि मोदी है तो मुमकिन है, आज मोदी है तो मुमकिन है, ये केवल भारत का नारा नहीं बल्कि वैश्विक नारा बन चुका है, वैश्विक मंत्र बन चुका है। उत्तर प्रदेश में या देश में, उसमें भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। और आज एक ही लक्ष्य है, एक ही संकल्प है कि भारतीय जनता पार्टी मजबूती से जो देश और प्रदेश में आगे बढ़ रही है वो बढ़े। सारे विपक्षी, चाहे वह भाजपा के विरोध में किसी भी दल से जुड़े हुए लोग हों, वह भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती हुई ताकत को सहन नहीं कर पा रहे हैं और अंदर अंदर सब एकजुट रहते हैं, बाहर से थोड़ा अलग दिखते हैं। लेकिन इसीलिए हम सब लोगों ने एक नारा दिया है कि 100% वोटों में से 60% वोट हमारा है, 40% वोटों में बंटवारा है और बंटवारे वाले वोटों में भी हमारा है। आज की बैठक में जो हमारे राष्ट्रीय कार्य समिति के विषय थे, उसको कार्य विस्तार की दृष्टि से हम लोगों ने अलग अलग सत्रों के माध्यम से चर्चा की। चाहे G20 से जुड़े विषय हों, डाटा प्रबंधन से जुड़े विषय हों या हमारे संगठनात्मक विषय हों, सारे विषयों पर चर्चा की है। और अब जिलों की बैठकों के माध्यम से उन विषय को आगे बढ़ाने का काम हम लोग करेंगे। आज की बैठक में एक राजनीतिक प्रस्ताव पर चर्चा हुई है। प्रस्ताव की कॉपी आप लोगों को मिली। एक प्रस्ताव पारित किया है वर्तमान परिस्थितियों में, और जो भी पार्टी के हमारे केंद्रीय नेतृत्व के, हमारी केंद्रीय पार्टी के कार्य समिति की बैठक में एजेंडे थे, उन सारे एजेंडों पर चर्चा करके नीचे तक आगे बढ़ाने का क्रम में हम लोग आगे बढ़े हैं। जैसा आप सब लोग जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित जन संगठन है और हम सभी बैठकों में अपने कार्यक्रम, अभियान
उनकी चर्चा करते हैं और जो आगामी प्रस्तावित कार्यक्रम है कैसे उन लोगों को सफलतापूर्वक उन्हें लागू किया जाए, इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखीमपुर खीरी, सीतापुर और रायबरेली के सांसदों और विधायकों के साथ उनके क्षेत्र में संचालित विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था देश में दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समग्र विकास के लिए रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म का मंत्र दिया है। इस मंत्र को अपनी कार्य योजना में उतारने का ही परिणाम है कि विगत 5.5 वर्षों में प्रदेश की अर्थव्यवस्था में व्यापक सुधार हुआ है। जहां देश विदेश के निवेशकों के लिए उत्तर प्रदेश की अलग पहचान बनी है और देश दुनिया के निवेशक उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए उत्साहित हैं। ये बदलाव देश एवं राज्य के युवाओं के स्वर्णिम भविष्य की राह बनाने वाला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में आगामी 10 से 12 फरवरी को यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन प्रस्तावित है। यूपी को उद्योग जगत की ओर से 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि तराई क्षेत्र में इको पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और प्रदेश सरकार इस क्षेत्र में इको पर्यटन का विकास भी कर रही है। जहां राजधानी लखनऊ में लखीमपुर खीरी के सांसदों और विधायकों के साथ एक बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि लखीमपुर खीरी में स्थित दुधवा राष्ट्रीय उद्यान पर्यटन का महत्वपूर्ण केंद्र है। उन्होंने कहा कि लखीमपुर खीरी में एयर स्ट्रिप का विस्तार किया जाएगा तथा वहां पर्यटकों के लिए कनेक्टिविटी को और बेहतर किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान से गुजरने वाली नदियों को चैनलाइज किया जाना चाहिए। इस कार्य से वहां का इकोसिस्टम बेहतर होगा। लखीमपुर खीरी के जंगल के किनारे क्षेत्रों में जहां लोगों के आवास और खेत हैं, वहां फेंसिंग कराई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को डीजीपी और आईजीपी के 97वें अखिल भारतीय सम्मेलन में हिस्सा लिया, जहां प्रधानमंत्री ने पुलिस बलों को अधिक संवेदनशील बनाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि जो नई तकनीक है उसके मुताबिक पुलिस बलों को प्रशिक्षित करने की जरूरत है, उसका उन्होंने सुझाव भी दिया। उन्होंने एजेंसियों के बीच डेटा के आदान प्रदान को सुलभ बनाने के लिए नेशनल डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क के महत्व पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया कि पुलिस बलों को बायोमेट्रिक जैसी तकनीक का अधिक लाभ उठाना चाहिए। साथ ही पैदल गश्त जैसे पारंपरिक पुलिसिंग तंत्र को भी मजबूत रखना चाहिए। उन्होंने पुराने आपराधिक कानूनों को रद्द करने की सिफारिश की, जहां जेल प्रबंधन में सुधार के लिए जेल सुधारों का सुझाव दिया और उन्होंने अधिकारियों के बार बार दौरे आयोजित करके सीमा के साथ साथ तटीय सुरक्षा को मजबूत करने पर भी चर्चा की। जहां प्रधानमंत्री ने राज्य पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री की ओर से विशिष्ट सेवाओं के पुलिस पदक वितरित करने के बाद सम्मेलन का समापन हुआ, जहां सम्मेलन में पुलिसिंग और राष्ट्रीय सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। इसमें आतंकवाद, उग्रवाद से निपटने की चुनौतियों और साइबर सुरक्षा शामिल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में एक समारोह में 11 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार साल 2023 से सम्मानित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 जनवरी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से संवाद करेंगे, जहां महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी भी उसी दिन बच्चों के साथ बातचीत करेंगे और अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बधाई देंगे। ये बाल पुरस्कार 5 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को विभिन्न 6 श्रेणी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। ये श्रेणियां हैं कला और संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, शैक्षिक, सामाजिक सेवा और खेल। प्रत्येक विजेता को 1 पदक, 1 लाख रुपए की नगद राशि और 1 प्रमाण पत्र दिया जाएगा। तो वहीं बीबीसी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दुर्भावना ने प्रेरित गलत तथ्यों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है, जहां केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने डॉक्यूमेंट्री को प्रोपेगेंडा करार दिया है, तो वहीं भाजपा ने भी इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। इस बीच सैकड़ों पूर्व नौकरशाहों, पूर्व राजदूतों और पूर्व सैनिकों ने बयान जारी कर इस डॉक्यूमेंट्री को भारत के विरुद्ध करार दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बीबीसी की प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री पर देश में खूब विरोध हो रहा है। इसी विरोध के बीच कानून मंत्री किरण रिजिजू डॉक्यूमेंट्री को लेकर रविवार को जमकर बरसे
उन्होंने भारत के अंदर और बाहर चल रहे दुर्भावनापूर्ण अभियानों पर निशाना साधा और कहा, कुछ लोग अपने नैतिक आकाओं को खुश करने के लिए किसी भी हद तक देश की गरिमा और छवि को कम करने में लगे हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा, भारत में कुछ लोग अभी भी औपनिवेशिक नशे से दूर नहीं हुए हैं। वे लोग बीबीसी को भारत के उच्चतम न्यायालय से ऊपर मानते हैं और अपने नैतिक आकाओं को खुश करने के लिए देश की गरिमा और छवि को किसी भी हद तक गिरा देते हैं। वैसे भी इन टुकड़े टुकड़े गिरोह के सदस्यों से कोई बेहतर उम्मीद नहीं है, जिनका एकमात्र लक्ष्य भारत की ताकत को कमजोर करना है। भारत में हर समुदाय के साथ अल्पसंख्यक भी सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रहा है। भारत की छवि को भारत के अंदर या बाहर शुरू किए गए दुर्भावनापूर्ण अभियानों से अपमानित नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आवाज 1.4 अरब भारतीयों की आवाज है। केंद्र सरकार के तमाम मंत्रियों के साथ ही बीजेपी ने बीबीसी की इन डॉक्यूमेंट्री को लेकर कुछ लोगों पर निशाना साधा है। मोदी को गाली देते देते टुकड़े टुकड़े गैंग देश के सामर्थ्य पर भी गाली देने लगते हैं, देश के शौर्य पर भी गाली देने लगते हैं और इसीलिए हर चीज में मोदी को गाली देना टुकड़े टुकड़े गैंग का एक नया अभियान चला। देश की सर्वोच्च अदालत ने और जनता की अदालत ने बार बार नरेंद्र मोदी जी को क्लीन चिट दी है। ऐसे में कोई बाहरी एजेंसी हिंदुस्तान के आंतरिक मामले पर क्या कहती है, इसका कोई औचित्य नहीं है। खासतौर की एक ऐसे देश की एजेंसी जिसका खुद का इतिहास लोगों को दबाने का, लूटने का और ह्यूमन राइट्स को अब्यूज करने का रहा है। इससे पहले विदेश मंत्रालय ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को एक ऐसा प्रोपेगेंडा बताया था जो औपनिवेशिक मानसिकता से प्रेरित है। तो ये प्रोपेगेंडा पीस है और सिर्फ इसका एक कोई डिस्क्रेडिटेड नैरेटिव जो कह रहा था उसी को बढ़ाने के लिए एक एफर्ट है। इसमें एक बायस जिसे कहते हैं और एक कंटिन्यूइंग कॉलोनियल माइंडसेट है और इसमें बिल्कुल ऑब्जेक्टिविटी नहीं है। वैसे खुद ब्रिटिश सरकार भी इससे पल्ला झाड़ चुकी है। पिछले हफ्ते ही ब्रिटिश संसद में पाकिस्तान मूल के इमरान हुसैन ने बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के विचार पूछे थे। इसके जवाब में सुनक ने कहा था कि वो ऐसे चरित्र चित्रण से सहमत नहीं है। Mr. Speaker, the UK government's position on this has been clear and long-standing and hasn't changed. Of course, we don't tolerate persecution where it appears anywhere, but I'm not sure I agree at all with the characterization that the honourable gentleman has put forward. बीबीसी की इस विवादित डॉक्यूमेंट्री को लेकर देश के 300 से अधिक सेवानिवृत्त न्यायाधीशों, सेवानिवृत्त नौकरशाहों और पूर्व सैन्य अधिकारियों ने शनिवार को एक बयान जारी किया है। इसमें कहा गया है कि बीबीसी की इंडिया द मोदी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्री ब्रिटिश साम्राज्य के भ्रम से फिर से आत्मकता और कठोर पूर्वाग्रह डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन के जरिए फिर से सामने आया है। बीबीसी का ये दावा है कि उच्चतम संपादकीय मानकों के साथ गहन रिसर्च कर इसे तैयार किया गया है और ये डॉक्यूमेंट्री सीरीज भारत के हिंदू बहुसंख्यक और मुस्लिम अल्पसंख्यक के बीच तनाव की जांच करती है और उन तनावों के संबंध में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति की पड़ताल करती है। ये भारत में पिछले ब्रिटिश साम्राज्यवाद का मूल रूप है जो खुद को हिंदू मुस्लिम तनाव को पुनर्जीवित करने के लिए न्यायाधीश और ज्यूरी दोनों के रूप में स्थापित करता है। ये ब्रिटिश राज की फूट डालो और राज करो की नीति की उपज है। बीबीसी सीरीज न केवल भ्रमपूर्ण और स्पष्ट रूप से एक तरफा रिपोर्टिंग पर आधारित है, बल्कि ये एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में भारत के अस्तित्व की 75 साल पुरानी इमारत के आधार पर सवाल उठाती है। जो बीबीसी है वो एक एजेंडा चलाता है ब्रिटिश मीडिया का, बेसिकली इंपीरियलिस्टिक माइंड है इनका और वो उनसे बर्दाश्त नहीं होता कि भारत प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में प्रोग्रेस कर रहा है। इस बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री बनाई है, कोई भी इसको देखेगा तो एक तो ऐसे लगता है कि ये फिक्शन है, ये तो डॉक्यूमेंट्री नहीं है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री है बनती है फैक्ट्स के ऊपर और ये फैक्ट्स के ऊपर नहीं बनी हुई है। इस बीच सूत्रों के मुताबिक बीबीसी की प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री को शेयर करने वाले कई यूट्यूब वीडियोस को ब्लॉक कर दिया गया है। इस डॉक्यूमेंट्री के विवादास्पद एपिसोड को शेयर करने वाले यूट्यूब वीडियो को भी ब्लॉक कर दिया गया है। साथ ही यूट्यूब वीडियो के लिंक वाले 50 से अधिक ट्वीट्स को भी ब्लॉक करने के निर्देश दिए गए हैं।
दरअसल बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री में कोई तथ्यात्मक रिपोर्टिंग नहीं है और इसमें भारत के सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की पूरी तरह से अनदेखी की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में प्रधानमंत्री मोदी को इस मामले में पूरी तरह से दोष मुक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अंडमान निकोबार के 21 अनाम द्वीपों का नामकरण 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर करेंगे। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, जिसे पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती यानी 23 जनवरी को केंद्र सरकार पराक्रम दिवस के रूप में मनाती है। इसी पराक्रम दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े अनाम द्वीपों का नामकरण 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर करने के लिए आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री ने हमेशा देश के वास्तविक जीवन के नायकों को उचित सम्मान दिए जाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इसी भावना के साथ आगे बढ़ते हुए अब द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े अनाम द्वीपों का नामकरण 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर करने का फैसला लिया गया है। सबसे बड़े अनाम द्वीप का नाम पहले परमवीर चक्र विजेता के नाम पर रखा जाएगा। दूसरे सबसे बड़े अनाम द्वीप का नाम दूसरे परमवीर चक्र विजेता के नाम पर रखा जाएगा और इसी तरह ये क्रम जारी रखा जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, 21 जो अनाम द्वीप हैं, जो बड़े बड़े अनाम द्वीप हैं जो अंडमान के, उन द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखेंगे और उनके कमलों से उद्घाटन होगा। और शाम में इस उपलक्ष्य में बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा, जिसमें भक्ति संगीत, राष्ट्र के नाम से राष्ट्रगीत और बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन सम्मिलित है। दरअसल ये कदम हमारे नायकों के प्रति एक चिरस्थायी श्रद्धांजलि होगी, जिनमें से कईयों ने राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप पर बनने वाले नेताजी को समर्पित राष्ट्रीय स्मारक के मॉडल का भी अनावरण करेंगे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ऐतिहासिक महत्व को ध्यान में रखते हुए और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्मृति का सम्मान करने के लिए 2018 में द्वीप की अपनी यात्रा के दौरान पीएम द्वारा रॉस द्वीप समूह का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया था। नील द्वीप और हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर क्रमशः शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप कर दिया गया था। ये हमारे बच्चों के लिए फायदेमंद साबित हुआ है। 4-5 सालों में बड़ा परिवर्तन दिखाई पड़ा। तमाम सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए इसे उन 8 जिलों में शामिल किया गया जो आकांक्षी जिले थे। शिक्षित फतेहपुर होगा तो विकसित तो अपने आप हो जाएगा। आकांक्षी जनपद में अगर सरकार ने इसको ध्यान दिया है तो मुझे लग रहा है कुछ फतेहपुर के लिए बेहतर हो सकता है। खबरों की दौड़ में छूट जाती है कई खबरें, जो होती है बड़ी खबर। अब होगा हर बड़ी खबर का पूरा विश्लेषण, सिर्फ बिग न्यूज बिग एनालिसिस में। नमस्कार, बिग न्यूज बिग एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं संतोष चौधरी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है, जहां राज्य के अलग अलग हिस्सों में पिछले 2 दिनों से ठंड के साथ बारिश के भी आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में ये बदलाव देखने को मिल रहा है, जहां मौसम विभाग ने आने वाले 6-7 दिनों तक हल्की से तेज बारिश और बदली की संभावना जताई है। उत्तर भारत में एक बार फिर कड़ाके की सर्दी देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले हफ्ते से उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप अधिक नहीं होगा। वहीं उत्तर पश्चिम भारत में
में कुछ स्थानों पर 26 जनवरी से 1 फरवरी तक शीतलहर चल सकती है। राजधानी दिल्ली में रविवार सुबह न्यूनतम तापमान 8.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1 डिग्री अधिक है। जहां मौसम विभाग ने आगामी सोमवार व मंगलवार को प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बदली और बारिश का अनुमान जताया है। मौसम में ये बदलाव अफगानिस्तान और आसपास के इलाकों में विकसित पश्चिमी विक्षोभ के असर की वजह से आएगा, जहां मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि 27 जनवरी तक बूंदाबांदी और बारिश का दौर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जारी रहेगा। कुछ स्थानों पर ओले भी पड़ सकते हैं। यूपी के जनपद उन्नाव में भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। हादसे में एक साथ 6 लोगों की मौत की सूचना से हड़कंप मच गया है, जहां कानपुर लखनऊ हाईवे के किनारे खड़े मां बेटी समेत एक युवक को तेज रफ्तार डंपर ने रौंद दिया। यही नहीं, बगल में ही खड़ी एक मारुति कार में टक्कर मार दी। टक्कर के बाद मारुति कार डंपर से फंसकर कुछ दूर गई और डंपर के साथ ही खंती में चली गई, जहां मारुति कार में 3 लोग सवार थे। कार सवार विमलेश तिवारी अपनी भतीजी का तिलक चढ़ाने कानपुर जा रहे थे। आसपास मौजूद लोगों और चौराहे पर खड़ी पुलिस ने आला अधिकारियों को घटना की जानकारी दी। घटना के बाद एसपी, एएसपी व सीओ सिटी समेत भारी पुलिस बल व एसडीएम और एडीएम व कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंचा। बाद में क्रेन की मदद से डंपर की चपेट में आए लोगों के शव निकाले गए। शाम को 7 बजे जो आजाद चौराहा है, वहां पर एक दुखद और बहुत बड़ी घटना हो गई है, जिसमें एक ट्रॉला द्वारा एक कार को टक्कर मार दी गई। दोनों गाड़ियां जाकर के गड्ढे में गिर गए, जिससे कि 3 लोगों की जो कार सवार थे उनकी दुखद मृत्यु हो गई है। साथ में 3 व्यक्ति अन्य जो बाहर थे, चौराहे पर खड़े थे, उनकी भी इसमें मृत्यु हो गई है। इस प्रकार से कुल 6 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है। वाराणसी के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पत्रकारों से कहा कि अप्रैल साल 2022 से तेल के दामों में इजाफा नहीं हुआ है। दिसंबर साल 2021 से दिसंबर साल 2022 तक भारत में डीजल के दामों में मात्र 3% का इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि हमने एक्साइज ड्यूटी कम कर रखी है, इसलिए दाम स्थिर बने हुए हैं। दिसंबर 21 से लेकर दिसंबर 22 तक इंडिया में डीजल प्राइस सिर्फ 3% बढ़ा। नॉर्थ अमेरिका की मैं बात करूं, यूनाइटेड स्टेट्स में 34%, कनाडा में 36% और बाकी जगह के आंकड़े मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं। केंद्रीय सरकार ने नवंबर 2021 में और मई 2022 में हम लोग जो एक्साइज ड्यूटी चार्ज करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको ऑन 2 ओकेजन नीचे लाया। हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं उत्तर प्रदेश में, बाकी जगह, उन्होंने भी अपना वैट जो है परसेंटेज लगता है, उन्होंने भी कम किया। तो ताज नगरी आगरा में आयोजित 4 दिवसीय सांसद खेल स्पर्धा सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ संपन्न हो गई, जहां एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित सांसद खेल स्पर्धा के समापन समारोह में भाग लेने पहुंचे केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट, केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल और प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री बेबी रानी मौर्य द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन कर जीत हासिल करने वाली टीम और खिलाड़ियों को स्वर्ण, रजत, कांस्य पदक और प्रशस्ति पत्र पुरस्कृत किया गया। 19 जनवरी से शुरू हुई सांसद खेल स्पर्धा में 25,000 छात्र छात्राओं द्वारा भाग लेकर हॉकी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, तलवारबाजी, कराटे, ताइक्वांडो, रस्साकशी, लंबी कूद, कबड्डी, क्रॉसबो सहित 37 खेलों के मुकाबले खेले गए, जहां प्रतियोगिता में दिव्यांग युवाओं द्वारा भी बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया गया। पत्रकारों से बात करते हुए केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने सांसद खेल स्पर्धा के शानदार आयोजन और बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं द्वारा भाग लेने पर खुशी जताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर क्षेत्र में मजबूती देने के लिए जो जिम्मेदारियां सौंपी हैं, उससे आज कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि खेल में प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए सांसद खेल स्पर्धा उत्तम साधन है। उन्होंने बहुत ही ऐतिहासिक सांसद खेल स्पर्धा की है, जिसमें 34
खेलों में हजारों एंट्री थी। मैराथन में 30,000 लोग थे और उसके अलावा कम से कम 25,000 लोगों ने खेल में पार्टिसिपेट किया। एंट्रीज बहुत हुई। इस बार हमने 12 गेम बढ़ाए हैं, जिसमें 100 मीटर, 200, 400, 800, 1200 मीटर लॉन्ग जंप, हाई जंप, देन रस्साकशी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी, इसके अलावा जूडो, कराटे, कुंग फू, शतरंज और नया गेम क्रॉस बो। इसके अलावा हम लोगों ने लॉन टेनिस और उसके अलावा फेंसिंग, तलवारबाजी को भी शामिल किया। खो खो भी है, कबड्डी भी है, इस प्रकार से। और कुल मिला के 25,000 छात्रों ने, खिलाड़ियों ने भाग लिया। खेल संप्रदाय में हमारा काफी अच्छा प्रदर्शन रहा, जिसमें कि हमने 19 से लेकर 22 जनवरी तक हमने ऐसा खेला। फर्स्ट सेकंड मैचेस होने के बावजूद भी हम लास्ट फाइनल में वो पहुंचे, ताकि हमारे सर का सपोर्ट इतना अच्छा रहा और हमने जितना खेला वो सब बहुत अच्छा। फर्स्ट प्लेस भी पड़ी हमारी और हम यही चाहेंगे आगे और भी ऐसे खेल हो ताकि हम देश का नाम रोशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम छात्रों में काफी लोकप्रिय है और इसे लेकर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों में आत्मविश्वास और उत्साह नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम की लोकप्रियता और बढ़ाने के लिए गोरखपुर शहर में विभिन्न जगहों पर सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं, जो छात्रों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। गोरखपुर में हाई स्कूल की छात्रा निष्ठा शुक्ला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम को लेकर काफी उत्साहित हैं। उनका कहना है कि ये कार्यक्रम काफी मोटिवेटिंग है। प्रधानमंत्री द्वारा साल 2018 से ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इससे हम लोगों में परीक्षा के समय जो तनाव होता है वे काफी कम हो जाता है। इस कार्यक्रम से न केवल स्टूडेंट को बल्कि उनके पेरेंट्स और टीचर्स को भी मोटिवेशन मिलता है। और अंत में एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति की बैठक राजधानी लखनऊ में हुई संपन्न। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि निकाय चुनावों में भाजपा की जीत है सुनिश्चित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलिस महानिदेशक राष्ट्रनायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी जयंती पर आज देश दे रहा है भावभीनी श्रद्धांजलि। पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है नेताजी का जन्मदिन। प्रदेश में मौसम ने बदली करवट, ठंड के साथ बारिश के भी बने आसार। मौसम विभाग ने आने वाले 6-7 दिनों तक हल्की से तेज बारिश और बदली की जताई है संभावना। और उन्नाव में भीषण सड़क हादसे में तेज रफ्तार डंपर ने ली 6 लोगों की जान। कानपुर लखनऊ हाईवे के किनारे खड़े मां बेटी और एक अन्य युवक को कुचलने के बाद मारुति कार मारी टक्कर। समाचारों में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।